कश्मीर में निज़ाम रसद और मवासलात का इन्हिसार उन छोटे छोटे पुलों पर है जो तेज रॉ पहाड़ी नदी नालों पर बनाए जाते हैं। ऐसे पुलों की हैसियत भारतीय आर्मी के नजदीक शहर की तरह होती है। अगर एक दो पुल भी तबाह हो जाएं तो फौज का बहुत बड़ा हिस्सा मफलूज होकर रह जाता है। पुलों की इसी अहम नौयत के पेश नजर यहाँ हर वक्त फौज तैनात रहती है और ऐसे अहम नौयत के पुलों के दोनों अतराफ में मजबूत मोर्चाबंदियां की जाती हैं। इनके साथ साथ पाकिस्तानी कमांडोज के मुमकिना हमले के पेश नजर यहाँ बड़े बड़े पुख्ता बंकर्स तामीर किए गए थे, जिनका सिलसिला अंदर ही अंदर काफी दूर तक फैलता चला गया। इन बिखरी हुई पोजीशनों पर मोर्चा जन अफवाज के लिए जगह जगह पेट्रोल डंप और गोला बारूद के जखीरे भी रखे जाते थे और इन जखायर से पोजीशनों तक असलहा लाने ले जाने के लिए यहाँ फौजी गाड़ियों का तांता बंधा रहता और उनकी नकलो हरकत जारी रहती। पाकिस्तानी कमांडोज और कश्मीरी हुर्रियत पसंद छुप कर अचानक हमला करते और ज्यादातर असलहे के डिपुओं, पेट्रोल के मराकज और फौजी कैनवाय को अपनी सरगर्मियों का निशाना बनाया करते थे। ऐसे किसी पुल की तबाही से भारतीय अफवाज की सप्लाई लाइन में अच्छा खासा शिगाफ पड़ जाता, जिसको पुर करना उनके लिए फौरी तौर पर नामुमकिन होता, क्योंकि अक्सर व बेशतर एक के फौरन बाद उन्हें दूसरे नागहानी हमले का सामना करना पड़ता। ये सरफरोश भी एक ऐसे ही अहम नौयत के पुल को तबाह करने आए थे। सबसे अहम काम था अपने टारगेट को अपनी आंखों से देखकर उसका भरपूर जायजा लेना, ताकि उसकी तबाही के लिए मौसर मंसूबाबंदी की जा सके। मैं तो इस पुल से 2-3 मरतबा गुजर चुका था, लेकिन कैप्टन साहब को इसका नजारा करवाना फिर भी जरूरी था, जिसका बंदोबस्त मैंने पहले ही कर रखा था। इर्द गिर्द के मकामी देहातों से जो लोग पठानकोट या जम्मू जाते थे, उन्हें उस पुल से गुजर कर जाना पड़ता था। इसके सिवा चारा नहीं था। अल्लाह सुब कैप्टन साहब ने अपने साथियों को जरूरी हिदायत देकर वहीं छुपकर इंतजार करने का हुक्म दिया और खुद मेरे साथ देहातियों के लिबास में चल दिए। मैंने उनकी सुर्खो सफेद रंगत के पेश नजर उन्हें मकामी पंडितों के से अंदाज में कपड़े पहनाए थे। बतौर एहतियात फिर भी हमने अपने लिबासों में पिस्तौल छुपा रखे थे। कपड़े का एक थैला मेरे हाथ में था जिसमें कुछ कागजात थे और दूसरा उनके हाथ में जिसमें खाने की अशिया रखी थी, क्योंकि ब्राह्मण ज्यादातर अपने घर के पके खाने पर ही इन्हिसार करते हैं। अपनी प्लानिंग के मुताबिक तमाम बातें मैंने जाने से पहले एक मर्तबा फिर उनको जहन नशीन करवा दी और हम दोनों अल्लाह का नाम लेकर चल दिए। मैंने जानबूझकर वो रास्ता अपनाया जो इर्द गिर्द के देहातों से हट कर जाता था। ये पुल से तकरीबन 8-9 मील दूर था। सारा रास्ता हमने पैदल ही तय किया और सूरज तुलू होने तक पुल के करीब पहुंच गए, जिसके दोनों किनारों पर मुसल्लाह संतरी आने जाने वालों को ठूंक बजाकर देखने के बाद ही वहां से गुजरने की इजाजत दिया करते थे। हम दोनों साथ साथ चलते उस पुल तक पहुंचे थे और पहरेदारों की तरफ देखे बगैर ही मुंह उठाए चले जा रहे थे। अचानक एक फौजी ललकारता हुआ हमारी तरफ बढ़ा, हॉल्ट! कौन हो तुम, किधर जा रहे हो? जवाब में मैंने डरते डरते हाथ जोड़कर उसे अपनी शनाख्त बतलाई और नजदीक के एक गांव का नाम भी ले लिया। उसने कैप्टन साहब से बड़े दुरुस्त लहजे में पूछा, तू कौन है? कैप्टन साहब हवन्नकों की तरह उसका मुंह देख रहे थे। मैंने फौरन कहा, गूंगा है महाराज जी, इसी की मुसीबत तो भुगतने जा रहे हैं। क्या कलजुग आ गया है? रिश्तेदारों ने बेचारे की सारी जमीन हथिया ली। हम अदालत ही भुगतने जा रहे हैं महाराज। उसने मेरे थैले की तरफ इशारा किया। ये थैले में क्या है? मैंने कहा, कागज हैं अदालत के माई बाप। मैंने थैले में रखे अदालती कागजात निकाल कर उसकी तरफ बढ़ा दिए, जो पहले ही मैंने आज के लिए तैयार करवाए थे। उसने करीबन झिड़कते हुए जवाब दिया, ठीक है जाओ, और हम लोग आगे बढ़ गए। कैप्टन साहब की मुतजस्सिसाना नजरें बड़ी महारत से अपने टारगेट का जायजा ले रही थी। उन्हें इस बात का भी एहसास था कि दुश्मन भी उन पर नजरें जमाए खड़ा था और उनकी कोई भी मुश्तबा हरकत हम दोनों की मौत का बायस बन सकती थी। हम दोनों ने पैदल चलकर पुल उबूर किया और पुल के दूसरी तरफ खड़ी बस में सवार होकर शहर की तरफ रवाना हो गए। दोपहर के बाद हम वापस आए, दोबारा पुल पर से गुजरकर हालात का जायजा लिया। अब मेरे ख्याल से कैप्टन साहब ने अपने जहन में कोई प्लान तरतीब दे लिया था। वापसी पर पहरेदार बदले हुए थे और हमें एक मर्तबा फिर चेकिंग के उन्हीं मराहिल से गुजरना पड़ा। अपने साथियों के पास हम शाम के वक्त पहुंचे थे। कैप्टन साहब ने नक्शा जमीन पर फैलाकर उस पर कुछ लकीरें खींची और अपने जांबाजों को प्लान से आगाह किया। अपने मशवरे में उन्होंने मुझे भी शामिल कर लिया और जैसे ही आखिरी रातों का चांद डूबा, सरफरोश खड़े हो गए। कैप्टन साहब मुझसे मुखातिब हुए और कहने लगे कि अगर मैं चाहूं तो उन्हें मतलूबा टारगेट तक पहुंचा कर वापस जा सकता हूं। वो नहीं चाहते थे कि किसी मुमकिना मुसीबत की सूरत में मैं भी उनके साथ दुश्मन का निशाना बन जाऊं। ऐसी मुहिमात पर जिंदा बचने के मौके न होने के बराबर होते हैं। शायद इसीलिए ऐसी मुहिमों पर जाने के लिए इन्हीं अल्लाह के शेरों का इंतखाब किया जाता है, जो अपनी जिंदगी का मकसद सिर्फ एक बावकार मौत समझते हैं। अल्लाह के यही शेर अब पहलू ब पहलू खड़े थे। सबने अपने
हाथ उठाकर मिशन की कामयाबी की दुआ मांगी। कैप्टन साहब ने उन्हें आखिरी हिदायत दी और हम सब एक हौसले, एक अज़्म के साथ ब्राह्मणी तकब्बुर से टकराने चल दिए। पुल तक पहुंचने के लिए मैंने बहुत लंबा रास्ता इख्तियार किया था, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि दुश्मन से दो हाथ करने की तमन्ना ही दिल में लेकर अल्लाह के हुजूर पहुंच जाएं। सबसे आगे मैं था, मेरे पीछे कैप्टन साहब और उनके जांबाज कदम बकदम अपनी तरबियत के मुताबिक चल रहे थे। रास्ते में जहां कहीं मामूली सी आहट भी सुनाई देती, हम फौरन दुबक जाते। मैंने मामूली खतरा भी मोल नहीं लिया था, और जहां कहीं खतरे का जरा सा भी शायबा गुजरता, मैं उन्हें बिठाकर खुद आगे बढ़ जाता। ये गाजी मेरे अल्लाह की अमानत थे, और अमानत का बार उठाने के लिए कुदरत ने मुझे मुंतखब किया था। मैं नहीं चाहता था कि कल जब खुदा के हुजूर पेश हूं तो वहां इस अमानत की मुकम्मल हिफाजत के सिलसिले में जरा सी कोताही के लिए मुझे जवाबदेह होना पड़े। इन कोह शिकन जियालों से कुछ बैद नहीं था। दुश्मन के गुरूर को खाक में मिला देना उनके बाएं हाथ का खेल था। उन्हें हर किस्म के नामसाइद हालात और अचानक पेश आने वाली सूरत हाल से निमटने की खुसूसी अहलियत हासिल थी, लेकिन मेरा दिल चाहता था कि उनकी पुरतकद्दुस जबीनों पर एक शिकन भी ना आए और वो अपना काम कर गुजरें। जिस वक्त हम पुल के नजदीक पहुंचे, रात का एक पहर बीत चुका था। कैप्टन साहब ने यहाँ पहुंचकर 3 टोलियां तरतीब दी। एक टोली में वो खुद और मैं शामिल थे, दूसरी 2 टोलियों में 2 जवान शामिल थे। दोनों टोलियों को उनकी मखसूस पोजीशन का इल्म था। 2 जवानों ने तो पुल के एक किनारे पर पोजीशन संभाल ली, बाकी 2 के जिम्मे डायनामाइट लगाना था, और यही काम सबसे खतरनाक था। दोनों टोलियों को अपने अपने टारगेट पर भेजकर कैप्टन साहब मेरे साथ अपने लिए पहले से मखसूस जगह पर दुबक कर बैठ गए। हमने पुल के एक किनारे पर बने एक बंकर के पहलू में बनी छोटी सी पहाड़ी पर मोर्चे जमाए थे, जहां से वो बंकर बमुश्किल 15 गज के फासले पर था। उस बंकर के ऊपर एक सर्च लाइट नस्ब थी, जिसे वक्तन फवक्तन घुमाकर वो लोग पुल की सूरत हाल का जायजा लेते थे, जबकि पुल के दोनों अतराफ पर बनी पहरेदारों की पोस्टों में मुसल्लह पहरेदार मौजूद थे। इसके अलावा यहाँ से कुछ फासले पर फौज डिप्लॉय थी और एंटी एयरक्राफ्ट गन्स भी नस्ब थी। इतने जबरदस्त हिफाजती इंतजामात की मौजूदगी में पुल को तबाह करने का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था, लेकिन मेरे हमराहियों की लुगत में नामुमकिन का लफ्ज तो था ही नहीं। हम पुल से करीबन 40 गज दूर एक दूसरे से अलग हुए थे। मेरे कंधे पर लटकते थैले में दस्ती बम मौजूद थे, और मुझे कैप्टन साहब ने हिदायत की थी कि जैसे ही वो सिग्नल दें, मैं बंकर के अंदर बम फेंकने शुरू कर दूं। मैं कोई तरबियत याफ्ता फौजी नहीं था, लेकिन अपने सरफरोशों की मायत में मुझे यूं महसूस होता था जैसे मैं भी उनकी तरह एक तरबियत याफ्ता और पेशावर कमांडो हूं। हम दोनों बंकर को अपनी जद में लिए एक पत्थर की ओट में उस पर नजरें जमाए एक दूसरे से कुछ फासले पर लेटे थे। कैप्टन साहब ने स्टेन गन का रुख बंकर की तरफ कर लिया था, जबकि मेरे हाथ में मजबूती से पकड़ा हुआ हैंड ग्रेनेड किसी भी लम्हे फटने के लिए तैयार था। मुझे कैप्टन साहब की हालत का तो इल्म नहीं, मेरे दिल की धड़कनें अलबत्ता बेकाबू हुई जाती थी, लेकिन मैं खौफजदा हरगिज नहीं था। अलबत्ता कुछ न कुछ फौरन कर गुजरने के लिए बेताब जरूर था। पुल के नीचे तेज रफ्तार नदी की शोरीदा सर लहरों की पत्थरों से टकराने की आवाज थी, या फिर कभी कभी पुल पर गश्त करते किसी फौजी के बूटों की खड़खड़ाहट। इसके अलावा तो फजा पर चारों तरफ एक हौलनाक सन्नाटा तारी था। मैं अपने तसव्वुर की आंख में अपने दोनों जांबाजों को पुल के नीचे डायनामाइट लगाते देख रहा था। पानी का बहाव इतना तेज था कि उसमें कदम जमाना मुश्किल नजर आ रहा था, लेकिन अज़्म हिम्मत की इन चट्टानों के आगे ये तेज रफ्तार लहरें सिवाय सर पटकने के और क्या ही कर सकती थी। कैप्टन साहब ने 2-3 मरतबा बेचैनी से अपने बाजू पर बंधी घड़ी की तरफ देखा, फिर मैंने उनके चेहरे पर तशवीश के आसार उभरते देखे। शायद अब तक हमारे साथियों को अपना काम मुकम्मल कर लेना चाहिए था, लेकिन अब तक हमारे चारों अतराफ वही हौलनाक सन्नाटा था, या फिर नदी की शोरीदा सर लहरें और पुल पर गश्त करते पहरेदारों के पांव की धमक। अचानक मुझे अपना सांस सीने में अटकता हुआ महसूस हुआ, क्योंकि सर्च लाइट रोशन हो चुकी थी और उसकी तेज शुआओं ने पुल का अहाता कर लिया था। उसके साथ ही मैंने गर्दन मोड़ी। अब सारा मंजर मेरी आंखों के सामने था। पुल के एक कोने से मैंने अपने एक साथी को छलांग लगाकर झाड़ियों में गिरते देखा। शायद वो सर्च लाइट की रेंज में आने से बच रहा था, लेकिन अब वो भारतीय भेड़ियों को दिखाई दे चुका था। फिर 3 बातें यकलख्त वकू पजीर हुई। बंकर के एक किनारे पर लगी लाइट मशीन गन ने अपना जबड़ा खोला और सुर्ख अंगारों की एक लकीर उस मुजाहिद के ताक़ुब में लपकी। कैप्टन साहब की स्टेन गन ने शोले उगले और सर्च लाइट बुझ गई। उन्होंने सर्च लाइट को ही निशाना बनाया था। उसके साथ ही मेरे हाथ में मजबूती से पकड़ा हैंड ग्रेनेड उछला और बंकर में जा गिरा। फिर तो जैसे मुझ पर दीवानगी तारी हो गई। मैंने शायद 1-1.5 मिनट में 4-5 हैंड ग्रेनेड यक के बाद दीगरे उस
उस तरफ उछाल दिए। इसी असना में पुल के दूसरे किनारे पर मोर्चा जन हमारे साथियों ने रॉकेट लॉन्चर से हिफाजती चौकी पर आग बरसानी शुरू कर दी थी। अगले ही लम्हे कैप्टन साहब की मजबूत गिरफ्त ने मुझे गिरने से बचा लिया, क्योंकि कानों के पर्दे फाड़ देने वाले धमाके की जोरदार आवाज गूंजी थी और पुल के परखचे उड़ गए थे। मेरे हवास बेकाबू हुए जाते थे। मुझे सिर्फ एक बात का एहसास रह गया था कि कैप्टन साहब ने मेरा बाजू मजबूती से थाम रखा था और मुख्तलिफ टीलों की ओट लेते हुए हम अपने मखसूस पॉइंट की तरफ भागे चले जा रहे थे। जब हवास बहाल हुए तो हम दोनों पुल के नजदीक ही एक महफूज जगह खड़े थे। कैप्टन साहब की नजरें अपनी घड़ी की सुइयों पर जमी थीं और पुल की जगह खसो खाशाक का एक ढेर नदी में बह रहा था। कुछ फासले पर बने भारतीय फौज के मोर्चों से दीवानावार फायरिंग की जा रही थी, लेकिन किस पर? इसका इल्म शायद हमारी तरह उन्हें भी नहीं था। अभी हमें खड़े 2 मिनट ही गुजरे थे कि 2 साए अपनी समत रेंगते दिखाई दिए। करीब आने पर ये अपने वो साथी निकले जो रॉकेट लॉन्चर के साथ पुल के दूसरे किनारे पर मौजूद थे। यही जगह मिलाप के लिए तय हुई थी और हमने यहाँ एक तयशुदा वक्त तक एक दूसरे का इंतजार करना था। मुकर्रा वक्त अब हुआ ही चाहता था और मेरा दिल बैठने लगा था। अभी तक मेरे 2 जांबाज नहीं पलटे थे। कैप्टन के गिर्द उनके दोनों साथी मुस्तैद खड़े थे। फिर मैंने कैप्टन के चेहरे पर जलाल की एक और झलक देखी और उन्होंने घड़ी की बजाय अपनी नजरें हम पर गाड़ दी। शायद इंतजार का मुकर्रा वक्त खत्म हो चला था और इससे कबल कि वो हमें रवानगी का हुक्म दें, हमने एक साए को करीबन जमीन पर घसीटते हुए अपनी जानिब बढ़ते देखा। हम फौरन पोजीशन में आ गए, लेकिन करीब आने पर ये हमारा वो साथी निकला जिसके जिम्मे पुल को उड़ाने का मिशन था। हमारे करीब पहुंचकर वो बमुश्किल उठकर खड़ा हुआ। उसकी वर्दी खून में भीग रही थी। उसने कैप्टन को सैल्यूट किया और कहा, सर, हवालदार साहब शहीद हो गए। उसके साथ ही उसने हवालदार की वर्दी के निशानात और उनकी स्टेन गन गले से उतार कर कैप्टन साहब की तरफ बढ़ा दी। मेरा कलेजा कट कर रह गया और आंखें छलक पड़ी। कैप्टन और उनके साथियों ने बड़े तहम्मुल से इस खबर को सुना। उनके मुंह से इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन निकला। सबने बारी बारी शहीद की गन को बोसा दिया। उनकी आंखों में नमी तैर रही थी, लेकिन वो रोए नहीं। शायद इसलिए कि सिपाही रोया नहीं करते। उनके आहनी सीनों में हुक जरूर उठी, लेकिन सबने अंदर ही उसका गला घोंट दिया। जबकि मैं फौजी नहीं था, इसलिए मेरे तो जब्त के सारे बंधन टूट गए। कैप्टन ने बड़े एहतराम से शहीद के निशानात अपनी जेब में डाले और झुककर अपने जख्मी साथी की तरफ मुतवज्जे हुए, जिसमें अब उठने की सकत बाकी नहीं रही थी। उसके सीने पर गहरा घाव नजर आ रहा था। तीनों गाजियों ने अपनी फील्ड पेटियां उसके सीने पर बांध दी। ये इसार का अजीम मुजाहिरा था, वरना मैदान कारजार में एक फौजी के लिए उसकी इमरजेंसी पट्टी की क्या अहमियत है, इससे बाखबर लोग बखूबी आगाह हैं। इस असना में हमारे साथियों ने हंगामी स्ट्रेचर तरतीब दे लिया था। उन्होंने अपने जख्मी साथी को उस पर लिटाया और हम अपनी सरहदों को चल दिए। मुझे इस इलाके के मुताल्लिक काफी वाकफियत हासिल हो चुकी थी और एक माहिर गाइड की तरह मैं उनके आगे आगे चल रहा था। रास्ते में तीनों मुजाहिद बारी बारी स्ट्रेचर पर ड्यूटी देते रहे। हमारे साथी पर नीम बेहोशी की कैफियत तारी थी। जब उसकी हालत बिगड़ने लगती, कोई जवान अपनी पानी की बोतल से 2 घूंट उसे पिला देता। इसके अलावा हम और कर ही क्या सकते थे। वापसी का सफर कुछ कम खतरनाक नहीं था। कमांडोज अपना मिशन पूरा करके वापस जा रहे थे और जहां चप्पे चप्पे पर फैली हुई भारतीय अफवाज को इस बात का सिग्नल मिल चुका था कि इस इलाके में पाकिस्तानी कमांडोज मौजूद हैं और अब वो शिकारी कुत्तों की तरह उनकी बू सूंघते फिरते हैं। मेरा इख्तियार करता रास्ता लंबा और पेचीदा जरूर था, लेकिन मेरा दिल गवाही दे रहा था कि वो महफूज है। इस असना में 2-3 मरतबा मैं भी अपने दिल के हाथों मजबूर होकर अपने जख्मी साथी की आयादत कर चुका था। एक मरतबा तो मैंने उसे बड़बड़ाहट में कुछ कुरानी आयात तिलावत करते देखा और दूसरी मरतबा उसने मुस्कुरा कर मेरी तरफ देखने पर ही इक्तफा किया था। करीबन 2 घंटे तक मुख्तलिफ नौयत के खतरनाक मराहिल से गुजर कर हम अब व्हाइट लाइन के नजदीक पहुंच गए थे। सरहदी लकीर पर पहुंचकर मैं रुक गया। साथी भी नजदीक आ गए। मैंने बेकरारी से आगे बढ़कर एक बार फिर अपने जख्मी मुजाहिद को देखना चाहा। उसने मुझे देखते ही जरा सी गर्दन उठाकर पूछा, पाकिस्तान आ गया? मैंने सिर्फ अपना सर हिलाकर हाँ कहा। जवाब में उसकी गर्दन ढलक गई। मैं और कैप्टन साहब एक साथ ही बेचैनी से उस पर झुके थे। वो बहुत धीमी आवाज में कलमाए शहादत का विर्द कर रहा था। कैप्टन साहब ने उसे आहिस्ता से पुकारा, लेकिन शहीद तो जैसे अपनी सरजमीन ही का मुंतजिर था। जैसे ही वो अपनी धरती पर पहुंचा, उसने जान जाने आफरीन को सौंप दी। मैंने शिद्दत गम से बेकाबू होते हुए अपना हाथ मुंह में ले लिया ताकि अपनी सिसकियों को जब्त कर सकूं। कैप्टन साहब ने झुककर अपने जियाले की पेशानी को बोसा दिया और अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। शायद वो अपनी जज्बाती कैफियत का इजहार मुझ पर नहीं करना चाहते थे, या फिर फौजी जबान में यूं कह लीजिए कि वो अपनी किसी कमजोरी का मुजाहिरा नहीं करना चाहते थे। इस असना में दोनों जवान स्ट्रेचर थामे पत्थर के बुत बने गुमसुम खड़े थे। वक्त की नजाकत का एहसास करते हुए कैप्टन साहब ने मुझे सीने से लगाकर मेरी पीठ पर थपकी दी। शुक्रिया दोस्त,
خدا حافظ یہ کہہ کر وہ اپنی سرحدوں کو چل دیے۔ وہ بچے کچے ساتھ ہی مادر وطن کی آغوش میں آسودگی حاصل کرنے کے لیے آہستہ آہستہ چلے جا رہے تھے۔ ٹیڑھے میڑے راستے ان کے لیے ہموار ہوتے چلے جا رہے تھے اور درختوں کی اوٹ میں کھڑا میں سسک رہا تھا۔ اے کاش میں بھی اس وقت اپنے وطن کی مقدس مٹی کی سوندھی باس کو محسوس کر سکتا، میں بھی اپنے پیاروں کے سنگ اپنے وطن میں اپنی جوانی کی یہ خوبصورت لمحات بسر کر سکتا۔ لیکن یہ سوچ صرف چند لمحوں کی بات تھی، جیسے کوئی بلبلا تھوڑی دیر کے لیے پانی پر نمودار ہو اور بس۔ تب میرے وجدان نے مجھے آگاہی دی کہ اس تقدس مآب دھرتی کی آبرو تجھ جیسے جوانوں کے دم سے ہے۔ اگر تو بھی یہاں آ گیا تو کون دشمن کے ناپاک ارادوں سے بر وقت آگاہی دے گا؟ کون اپنے سرفروشوں کو اس قابل بنائے گا کہ وہ ڈسنے سے پہلے ہی سانپ کی گردن کچل دیں؟ میں نے آخری بار انہیں موڑ کاٹتے دیکھا، سینے پر ہاتھ رکھا اور ایک نئے عزم کے ساتھ بھارت کی طرف مڑ گیا۔ سرحد میں قریباً 1 فرلانگ آنے کے بعد میں ایک درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ ابھی تک میں جذباتیت کے اسی بھنور میں ڈوب رہا تھا جس سے اپنے ملک کی سرحدوں میں قدم رکھنے کے بعد مجھے گزرنا پڑا تھا۔ واپسی کے لیے میں نے بھی وہی راستہ اختیار کیا تھا جہاں سے اپنے جانبازوں کو لے کر گزرا تھا، لیکن اب دیر ہو چکی تھی۔ ابھی میں نے بمشکل 2-2.5 فرلانگ کا مزید سفر ہی طے کیا تھا جب ایک کھیت کے نزدیک سے گزرتے ہوئے ہالٹ کی زوردار آواز گونجی۔ اس پکار نے میری نس نس میں بجلیاں دوڑا دیں اور دوسرے ہی لمحے میں اپنی اصلیت کی طرف لوٹ آیا۔ میرے پاؤں کسی برقی عمل کے تابع ہو کر زمین سے اچھلے اور میں ہوا میں تیرتا ہوا کھیت میں جا گرا اور چیتے کسی پھرتی سے اٹھ کر کھیت کے اندر ہی اندر رینگنے لگا۔ لیکن اچانک میں سناٹے میں آ گیا۔ کھیت میں مختلف اطراف سے ٹارچ کی روشنیاں گھسنے لگیں۔ میں ناکے میں پھنس چکا تھا۔ باہر زمین پر گھٹنے ٹکائے میری طرف رائفلیں تانے بھارتی سیکیورٹی فورسز کے جوان میرے منتظر تھے۔ میں زمین سے چپکا بے قابو سانسوں اور دھڑکنوں کو شمار کر رہا تھا۔ گرفتاری اور موت سے ڈرنے والے میرا پیشہ نہیں اپنایا کرتے، لیکن موجودہ صورتحال کے پیش نظر میرے دل سے بے اختیار یہ دعا نکل رہی تھی کہ الہی ابھی میرے دل کے ارمان کہاں نکلے ہیں، تھوڑا وقت تو اور مل جائے، کم از کم میرے دل میں کوئی حسرت تو باقی نہ رہے۔ یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ اس وقت میں سانس بھی سنبھل کر لے رہا تھا، مبادا سینے کا زیر و بم کسی آہٹ کا سبب بن جائے۔ اس بات کا تو مجھے یقین تھا کہ انہوں نے مجھے کھیت میں گھستے دیکھ لیا ہوگا، لیکن حیرانی تو اس بات پر تھی کہ ابھی تک انہوں نے مجھے باہر آنے کا حکم نہیں دیا تھا۔ میرے نزدیک اس کی 2 وجوہات ہو سکتی تھی۔ اصل میں یہ کھیتوں کا ایک وسیع سلسلہ تھا جو آگے جا کر اس علاقے میں قدرتی اگنے والی لمبی لمبی گھاس میں مل جاتا تھا۔ یہ کھیت بھی ایک بڑے قطع اراضی کو صاف کر کے کاشت کیے گئے تھے۔ ابھی تک ان لوگوں کو شاید اندازہ نہیں ہو پایا تھا کہ میں کس کھیت میں موجود ہوں، یا پھر وہ میرے خود بخود باہر آنے کے منتظر تھے۔ اس بات کا احساس ہم دونوں کو تھا کہ ایک دفعہ بیلے کے وسیع سلسلے میں گھس جانے کے بعد وہ میری گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ لمبی لمبی اور گھنی گھاس میں سے کسی کا دن کو نظر آنا بھی ممکن نہیں، جبکہ یہ رات کا وقت تھا۔ اگر وہ لوگ روشنی راؤنڈ فائر کرتے تو بھی مجھے کبھی نہ دیکھ پاتے، اور بیلے میں غائب ہونے والے کی تلاش کے لیے فوج کی بٹالین بھی تھوڑی ہوتی۔ میں سانس روکے زمین سے چمٹا کسی آہٹ کا منتظر تھا تاکہ سمت کا اندازہ کرنے کے بعد اگلا قدم اٹھاؤں، لیکن باہر بھی اندر کی طرح سناٹا طاری تھا۔ کبھی کبھی کسی ٹارچ کی روشنی گھنیری فصلوں میں چمکتی، لیکن بے سود کہ میں ان کی پہنچ سے باہر تھا۔ انتظار کی شدت سے اب میرے اعصاب تڑکنے لگے تھے۔ بار بار یہی جی میں آتا کہ اٹھوں اور بھاگنا شروع کر دوں، لیکن کوئی طاقت مجھے ہر مرتبہ ایسا کرنے سے روک دیتی۔ یہاں لیٹے رہنا بھی خطرناک تھا، کیونکہ سفیدہ سحر نمودار ہونے کے بعد میرے نظر آنے کے امکانات بھی بڑھ سکتے تھے۔ دوسری سمت سے ہونے والے کسی عمل کا انتظار کروں یا اٹھ کر بھاگ جاؤں، ابھی میں اس ششوپنج میں مبتلا تھا کہ قدرت کو مجھ پر رحم آ گیا۔ سرحدی اضلاع میں جنگلی جانور مثلاً سور اور گیدڑ وغیرہ عموماً کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ خصوصاً رات کے وقت وہ ٹولیوں کی شکل میں کھیتوں پر حملہ کرتے اور ہری بھری لہلہاتی فصلوں کو چٹ کر جاتے۔ میرے قریب ہی شاید کہیں کوئی جنگلی جانور اپنے شغل میں مصروف تھا اور میری طرح ناگہانی آفت دیکھ کر وہیں دبک گیا تھا، لیکن چونکہ جانوروں میں قوت برداشت یا قوت فیصلہ انسانوں سے کم ہوتی ہے، اس نے میری طرح انتظار کی زحمت گوارا نہ کی اور خود کسی عملی اقدام پر تل گیا۔ میں بھی اٹھنے کا ارادہ ہی کر رہا تھا جب میرے نزدیک کھیتوں میں سرسراہٹ ہوئی اور پھر تو جیسے طوفان بدتمیزی وہاں گھس آیا۔ ایک جنگلی جانور فصلوں کو رونتا باہر کی سمت لپکا۔ دوسرے ہی لمحے فضا میں ہالٹ ہالٹ اور اس کے بعد ٹھائیں ٹھائیں کی آوازیں گونجی۔ میں یہ تماشا دیکھنے کے لیے تاب کہاں سے لا سکتا تھا؟ اس غیبی امداد پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا
खेतों के अंदर ही अंदर तेजी से मुखालिफ समत में भागने लगा। जब तक उन्हें अपनी गलती का एहसास होता, मैं जंगली घास की भूल भुलैयों में गुम चुका था। वो मखसूस सितारा जिसे देखकर मेरे हम पेशा लोग अपनी मंजिल का तयन करते हैं, आसमान पर नमूदार हो चुका था। उसी को रहनुमा जानकर मैंने भी जंगली घास में अपना सफर जारी रखा। मेरे जिस्म पर कई जगह नोकीली घास ने अपने नक्श खराशों की सूरत में सब्त कर दिए थे, लेकिन उसकी परवाह किसे थी। एक दफा मूजियों के चुंगल से बच निकलने के बाद तमानियत का एहसास हुआ था। उसने तमाम जिस्मानी तकालीफ से बेनियाज कर दिया था। मैं पुरएतमाद था और बजाय खुली जगह देखकर बाहर निकलने के मैंने बेले ही में अपना सफर जारी रखा। फायरिंग और ताक़ुब करने वालों का शोर सब कुछ पीछे रह गया था। अब मैं था और रात का पुरहौल सन्नाटा, जिसके तकद्दुस को कभी कभी किसी जंगली जानवर के भागने या चिल्लाने की आवाज मजरूह कर देती थी। सुफेदा सहर के नमूदार होने के बाद मैंने घास के इस अजाब से छुटकारा पाने की तदबीर की, क्योंकि अब खराशों से खून भी रिसने लगा था और मैं नहीं चाहता था कि मेरे कपड़े देखकर किसी को ये गुमान गुजरे कि मैं कोई भगोड़ा चोर हूँ जो किसी तरह देहातों से जान बचा कर निकल आया है, या फिर कोई मफरूर कातिल जो पनाह की तलाश में भटक रहा है। घास से बाहर निकलकर अपने हुलिये का जायजा लिया तो दोबारा घुस जाने को जी चाहा। ऐसे तार तार लिबास में दिन के वक्त सफर करना मुसीबत को खामखा दावत देने के मुतरादिफ था और नए कपड़ों का हुसूल एक अलग मसला था। बादल नखास्ता वहीं एक खेत के किनारे बैठकर किसी गैबी इमदाद का मुंतजिर हो गया। चंद मिनट के बाद ही मेरी मुराद बर आई। एक नौजवान कंधे पर बैलों के गले में डालने वाला तौक, जिसे पंजाली भी कहते हैं, वो रखे उसी तरफ आता दिखाई दिया। मैं ओट में हो गया। जैसे ही वो नजदीक आया, मैं अचानक निकलकर उसके सामने आ गया और इससे पहले कि उसे सूरत हाल का एहसास हो, एक जोरदार झांपड़ उसकी कनपटी पर जड़ दिया। आदमी कुछ ज्यादा ही जानदार दिखाई देता था। एक ही झांपड़ से उसे अकल आ गई। वो हैरानी और गुस्से में तिलमिलाता हुआ मेरी जानिब पलटा, लेकिन पंजाली उसके हाथों में लहरा कर रह गई। मेरी दोनों हथेलियां उसकी कनपटियों से टकराईं और वो कुछ करने की हसरत दिल में ही लिए लहराता हुआ जमीन बोस हो गया। मैंने उसे पंजाली समेत खींच कर खेतों में घसीट लिया और चंद सेकंड के बाद सिर्फ एक ज़ेरे जामा उसके बदन पर बाकी रह गया था। ये सब कुछ करते हुए मुझे एक लम्हे के लिए अफसोस तो जरूर हुआ, लेकिन ये वक्ती अफसोस उस पछतावे से बेहतर था जिसका सामना बेजरर कीड़े की तरह पुलिस के हाथों गिरफ्तार होने के बाद मुझे करना पड़ता। अश्कशोई के लिए मैंने अपने कपड़े उसके करीब रख दिए, जिसके साथ 100 रुपए का एक नोट भी बतौर इजहार तशक्कुर मौजूद था। फिर तो मैं महावरतन ही नहीं, हकीकतन सर पर पांव रख कर भागा और भागता ही चला गया। रास्ते में कई लोग मुझसे टकराए, सड़क भी दिखाई दी, लेकिन मैंने यहाँ किसी बस में सफर करने का खतरा मोल लेने की बजाय पैदल चलने को अहमियत दी। दोपहर तक मैं एक समत में चलता रहा, बिलाखिर थक कर चूर हो गया। अब मुझ में वाकई ज्यादा देर तक चलने की सकत बाकी नहीं रही थी। भूख और प्यास से बेहाल हुआ जाता था। खुदा खुदा करके करीबी सड़क तक पहुंचा। सड़क के किनारे एक मामूली से होटल से खाना जहरमार किया और मुख्तलिफ बसों में धक्के खाने के बाद रात को काफी देर गए लुधियाना पहुंचने में कामयाब हुआ। खैरियत गुजरी कि अभी रेडीमेड कपड़ों की कुछ दुकानें खुली थी, वरना शायद इस हुलिये में कारखाने पहुंचकर खामखा सबको शक में डालने वाली बात थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।